नगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। जयपुर में रविवार को गुमतू समाज का प्रतिनिधि मंडल कैबिनेट मिनिस्टर मदन दिलावर से मिला। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने मंत्री मदन दिलावर को बताया कि विमुक्त गुमतू और अर्थ गुमतू समुदाय के बारे में सरकार ने जो नीतियां लागू की है उससे बहुत सारी विसंगतियां हैं। जैसे रेबारी लिया गया है जबकि देवासी और रायका नहीं लिया गया, जो कि एक ही समाज के पर्याय शब्द है। इसको रायका और देवासी के जाति पहचान पत्र नहीं बन रहे और समाज का एक बड़ा तबका वंचित रह गया है। वहीं समन्वय समिति के अध्यक्ष लालजी रायका ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री ने कहा कि उनके बस की बात नहीं, आप सीएम से मिलो, जबकि इस इश्यू मंत्री के विभाग का है। अन्य मांगों के प्रति भी मंत्री जी का रवैया उदासीन था। विमुक्त घुमतू अर्थ घुमतू परिषद के अध्यक्ष रतन नाथ कलबेलिया ने बताया कि हर जिले में आंदोलन होगा और जयपुर में महाआंदोलन करेंगे। भारत जोड़ो मिशन के अध्यक्ष अनिशीष कुमार नाडर ने वर्तमान में सरकार द्वारा अभियान चलाकर पट्टे देने व जाति पर पहचान पत्र बनाने के कार्य की सराहना करते हुए इन कार्यों के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की मांग भी की है। गतिरोध की ये एक बड़ा दुर्भाग्य बात है कि हम लोगों ने एक समन्वय मीटिंग करके कल प्रेस वार्ता कर आज हमें एक डेलीगेशन बुलाया था, मगर मैं मंत्री महोदय को ये कहना चाहता हूँ कि जो उनके साथ जो हमारी मीटिंग हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही है। उनका जिस तरह का एटीट्यूड था, जिस तरह का उनका स्टेटमेंट जो था, उन्होंने कहा ये हमारे हाथ में नहीं है और मेरे ऊपर नहीं है, आप जाए सीएम साहब से बात करें या दिल्ली में बात करें। तो हम लोगों ने अब ये तय कर लिया है कि पूरे राजस्थान की जितनी भी घुमंतू जो जातियाँ हैं वो आने वाली 7 तारीख को पाली की तरफ हम कूच करेंगे और लाखों की तादाद में हम पाली में एकत्रित होंगे। और वो केवल पाली में नहीं, राजस्थान के सभी जिलों में ये आग की चिंगारी जाएगा और जयपुर में बहुत ही जल्दी इतना बड़ा एक आंदोलन होगा, ना तो आदम तक कभी हुआ है और नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने इतना सहन कर लिया है कि ना रहने का घर है, ना पीने का पानी है, ना बच्चों की शिक्षा की बात है। और आए दिन ये जो सरकारें हैं वो लॉलीपॉप बनाते हैं। हमने केवल 9 मांगों का एक मैनिफेस्टो बनाया है। 10% जो आरक्षण की बात है घुमंतों के लिए, जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ पे और गुजरात सरकार की तरफ पे, ये सरकार हमें जब तक नहीं देगी जब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। इन्होंने केवल आबादी में 20,000 पट्टे की बात करके केवल 6-7,000 पट्टे देके रेवड़ियां बांटने का जो काम किया है, उस आदेश की हम पाली के अंदर 7 तारीख को हम उसकी होली जलाएंगे। आपका नाम? और रतन नाथ कालबेलिया, घुमंतू अर्ध घुमंतू विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान भीलवाड़ा। आज हम लोग पूरा डीएनटी डेलीगेशन यहाँ पे मंत्री साहब से मिलने के लिए आए और हमने जैसे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था 9 सूत्री हमारे जो मांग पत्र है वो उनको दिया। सबसे बड़ी हमारी अभी इमीडिएट डिमांड जो है कि जातियों में जो नाम दिया गया है उसमें विसंगति है। जैसे मैं बताऊं कि रेबारी दिया हुआ है लेकिन देवासी और रायका नहीं दिया हुआ है। जोगी और कालबेलिया को एक साथ कर दिया है जबकि दोनों अलग अलग हैं। बावरी है लेकिन बागरिया नहीं है। ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं, वो हमने उन मंत्री साहब को बताया। दूसरा हमारा जो मेन डिमांड है और जो आयोग ने, रेन के आयोग ने और इदाते आयोग ने भी रिकमेंड किया है कि 10% आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि सारी डीएनटी जो जातियाँ हैं उसका हिस्सा 15% है पॉपुलेशन का, इसलिए उसको 10% आरक्षण होना चाहिए। 2 हमारी जो मेन डिमांड थी, बाकी हमने 9 डिमांड हमने रखी है। देखिए, मेन मांग तो आपकी पिछली बार भी आ गई थी, लेकिन मंत्री से आपकी चर्चा हुई तो किस तरह का आश्वासन? मंत्री साहब से जो चर्चा हुई बहुत ही मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मंत्री साहब ने बोला कि ये तो आयोग ने दिया है, हम उधर लिखेंगे, आप सीएम के पास चले जाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाइए। मंत्री साहब का जो एटीट्यूड है बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, मैं आपके सामने बता रहा हूँ। और उन्होंने टाल मटोल करने की कोशिश की कि ये प्रॉब्लम उधर चली जाए, उधर चली जाए। अरे सरकार से हम लोग एक्शन चाहिए। वी आर सिटीजन ऑफ राजस्थान। सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? ऐसे कोई हमें बोलता है कि आप वहाँ जाओ, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार नहीं है। और हम लोग सरकार को आज हम ये लास्ट मीटिंग हमारी एज ए डेलीगेशन की, अगली मीटिंग में सरकार हमारे पास आएगी। अभी हम लोग 7 तारीख को पाली में जबरदस्त आंदोलन करेंगे। अभी डीएनटी समाज
चुप नहीं बैठेगा। हमारी बहनें आई हैं और हमारे सारे भाई हैं, चुप नहीं बैठेंगे। हम रोड के ऊपर लड़ाई करेंगे और जब तक लड़ाई करेंगे जब तक हमारे अधिकार पूरे नहीं हो जाते हैं। पाली से आंदोलन का शुरुआत करने की बात कर रहे हो कि उसकी आग जयपुर तक पहुंचेगी, ये आंदोलन जयपुर तक पहुंचेगा? उसकी आग जयपुर तक पहुंचेगी, क्योंकि आग जलाएंगे आदेश की, होली जलाएंगे हम लोग आदेश की, और हर डिस्ट्रिक्ट में होली जलाएंगे और लास्ट में महाआंदोलन ऐसा महापड़ाव करेंगे, जयपुर से उठेंगे नहीं अब की बार। सरकार शायद डीएनटी को ऐसे समझ रही होगी कि कमजोर समाज है, बिखरी हुई समाज है, कुछ बोलेंगे नहीं, हम जैसे बोल देंगे वैसे चले जाएंगे। सरकार बहुत बड़ी भूल कर रही है। हम लोग सब इकट्ठा होंगे और डीएनटी को चैलेंज कर रही है सरकार। हमारे समाज इतने साल से वंचित हैं, कहाँ रह रहे हैं बेचारे, जंगलों के आसपास रह रहे हैं, गांव से बाहर रह रहे हैं, ना कोई जमीन ना कुछ, ये सबको ऐसे भगाया जाता है जैसे ये इस देश के नागरिक नहीं है। सरकार को फिर मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि 15% पॉपुलेशन है हमारी, और 15% पॉपुलेशन अब हम लोग घर घर जाके जगाएंगे और चुनौती देंगे सरकार को, रोड के ऊपर आएंगे। समाज को जातिगत जो गणना है वो अलग बात है, लेकिन जाति का जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट में उलझा के रख दिया है प्रशासन ने, सरकार ने। अब एक समस्या है, जब तक आप जातिगत प्रमाण पत्र या पहचान पत्र नहीं दोगे तब तक उनको पट्टा कैसे मिलेगा। तो आप 1 लाख पट्टा या 2 लाख पट्टा देने की घोषणा तो कर रहे हो और वहाँ पहचान पत्र किसी के पास नहीं है, तो फिर उनका क्या होगा। तो लिहाजा पाली से ही क्यों, क्योंकि पाली से घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति समाज के लोग काफ़ी सारे पीड़ित हैं, और इसलिए पाली के सारे लोगों ने, हमारे जो भी एक नया ग्रुप बना है समन्वय समिति, तो समन्वय समिति के अध्यक्ष का ये निर्णय है कि हम पाली से शुरू करेंगे। तो पाली से शुरुआत है, अंत जयपुर में जीत के साथ होगी, लाखों लोगों की संख्या यहाँ आएगी। और मैं आप लोगों के मंच से समाज के लोगों को आह्वान करता हूं कि ये आंदोलन असली आज़ादी की आंदोलन है, घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त समाज के लिए। आज नहीं तो कभी नहीं, माहौल बना हुआ है, सरकार डरी हुई है। पहली बार सरकार को ऐसा लगा है कि घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति की भी समस्या है, पीड़ा है, और उस पीड़ा को हम दिखाकर रहेंगे। और राजस्थान में इतना बड़ा आंदोलन होगा कि मोदी जी अपने बंगले से झांक कर पूछेंगे भजन लाल जी से कि राजस्थान में क्या हो रहा है। केंद्र सरकार की सूची भी है, राज्य सरकार की सूची भी है। राज्य सरकार की सूची केंद्र सरकार जो तय करती है उसमें राजस्थान सरकार के पास भेजती है, फिर राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल उस पर निर्णय करता है कि इसको स्वीकार किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि कई जातियाँ कुछ प्रदेशों में होती है, कई जातियाँ कुछ प्रदेशों में नहीं होती है, तो फिर राजस्थान उसको अडॉप्ट करती है मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार। उनका ये कहना है कि हमारी जाति छूट गई, तुम सीधा करो। तो मैंने कहा मेरे को अधिकार नहीं है, ये एक आयोग बैठता है, आयोग के बाद भारत सरकार उस पर विचार करती है, फिर मंत्रिमंडल में जाता है, फिर वह स्वीकार होता है। तो उनकी जिद है, नहीं आप टाल रहे हो, आप हमको बहका रहे हो, ऐसा नहीं है। यदि माननीय मंत्रिमंडल इसमें राजस्थान का निर्णय करेगा तो संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। माननीय मंत्रिमंडल भी जब निर्णय करेगा, जब भारत सरकार सूची भेजेगी और उसमें उनका नाम होगा तो उसमें से अडॉप्ट करते हैं। मंत्री जी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं ताकि सरकार पर एक दबाव बनाया जा सके। देखो मैंने उनको न्याय की बात बता दी, तरीका ही बता दिया। अब स्वतंत्र है, उसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कोई क्या करता है। वहीं जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल ऑडिटोरियम में रविवार को 7वां रिलीफ ऑर्थोफिजियोकॉन 2024 सम्मेलन आयोजित हुआ। यह सम्मेलन डॉक्टर अवतार डोई द्वारा आयोजित किया गया, जिसका विषय नवाचार पुनर्वास से मिलता था। सम्मेलन का उद्देश्य प्रभावशाली पुनर्वास प्रथाओं के साथ नवीनतम प्रगति को जोड़ना है। डॉक्टर अवतार डोई ने बताया कि रिलीफ हॉस्पिटल और HBOT हॉस्पिटल जयपुर द्वारा प्रस्तुत यह सम्मेलन ज्ञान साझा करने और रोगी देखभाल में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। रिलीफ हॉस्पिटल अभिनव स्वास्थ्य सेवा में अग्रणी है और HBOT सेंटर जयपुर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में अपने अग्रणी कार्य के लिए मान्यता प्राप्त है, जो पुनर्वास कार्यक्रम की एक श्रृंखला का समर्थन करता है। इस वर्ष भारत भर के प्रमुख सर्जनों द्वारा 10 विशेषज्ञ नेतृत्व वाले सत्र आधुनिक शल्य चिकित्सा और चिकित्सीय हस्तक्षेप में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की गई है।
जो रिलाइफ फिजियोथेरेपी एंड ऑर्थोमीड जो किया गया है बहुत ही फैंटास्टिक रही है। मेरा मानना है कि इसमें क्लिनिशियन और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इस तरह के जो आयोजन है वो होते रहने चाहिए। स्टूडेंट्स को जिस तरह की इसमें नॉलेज मिल रही है, क्लिनिशियन को जिस तरह के डिफरेंट आयाम की नॉलेज मिल रही है, वो उनके लिए बहुत, सोसाइटी के लिए और इवन उनके कैरियर के लिए, दोनों के लिए बहुत यूज़फुल है। इस तरह के जो इवेंट्स हैं ये एक सोसाइटी में अवेयरनेस लाते हैं बच्चों को, और इवन हम क्लिनिशियंस को भी एक नया सोचने का एक नया आयाम और नया तरीका देते हैं। इसमें जैसे मैंने देखा आज एक जो फिजियोथेरेपी के सेशंस होते हैं जो हमारे पार्ट में नहीं होते, एक स्पाइन सर्जन के तौर पे मैंने देखा कि कई ऐसी चीज़ें मुझे भी सुनने को मिली है, सीखने को मिली हैं जो डिफरेंट है। इवन जैसे कि सचिन सर ने भी बताया कि TKR के केसेस हैं, उनके बारे में एक नॉलेज हमारी इंक्रीज हो गई। सब कुछ कोरिलेटेड है, पूरा जो स्पाइन है, जॉइंट्स है, सारा बॉडी का मैकेनिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और इसके लिए मैं इन सभी को आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। इतनी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ की गई है। इसके अंदर जो सेशंस हो रहे हैं इतने अनोखे तरीके से सेशन ऑर्गेनाइज़ किए हैं कि जितने भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं राजस्थान के, जयपुर के फेमस, वो यहाँ पे आए हुए सेशन लेने के लिए। और जैसे आप हॉस्पिटल में देखते हैं कि पहले डॉक्टर अपना एक केस करता है, उसके बाद फिजियोथेरेपी उसको ट्रीट करता है, तो यहाँ पे सेशन उसी तरीके से रखे गए हैं कि सबसे पहले जो डॉक्टर है, सर्जन है, वो अपना पार्ट बताएगा। जैसे कि अभी दो तीन सेशन हुए हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट के बारे में हमने देखा, स्पाइन सर्जरी के बारे में देखा, और ठीक उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट आएगा और वो अपना पर्सपेक्टिव बताएगा कि जब डॉक्टर सर्जरी करता है तो उसके बाद फिजियोथेरेपी कैसे पार्ट प्ले करती है। तो बच्चों को इतना ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। यहाँ पे इंडिया के हर कोने से फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट आए हुए हैं, तो उनको दोनों पार्ट आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पता चल पाएंगे कि डॉक्टर अपनी सर्जरी कैसे करता है और ठीक उसके बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट उसको कैसे ट्रीट करता है। तो ये जो अनोखा मिश्रण है ये बच्चों के सीखने के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अंचित है, मैं एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान से हूँ। की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस साल की जो हम लोगों ने थीम जो डिज़ाइन की ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन, और ऐसी कंडीशन में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा योगदान है जिसके थ्रू हम लोग पेशेंट्स को हम ट्रीट कर सकते हैं, उनके पेन को हम लोग कम कर सकते हैं, उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, और उनका जो काम करने का तरीका है और जो ऑफिसेज में जो लॉन्ग सिटिंग की वजह से जो प्रॉब्लम है, जो अर्गोनॉमिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं। आपका नाम? डॉक्टर अतुल सिंह, डायरेक्टर JNU कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी। ये जो 7th ऑर्थो फिजियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें हम बेसिकली ऑर्थोपेडिक की सारी स्पेशलिटीज़ में क्या क्या ऑपरेशन किए जाते हैं, कौन कौन सी कॉमन बीमारियां हैं, उसके बारे में क्लिनिक यानी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बताएंगे। तो उसके बाद उसमें क्या क्या फिजियोथेरेपी करनी चाहिए जिससे कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिले पेशेंट को और वो वापस से अपनी एक्टिविटी या अपनी लाइफ को नॉर्मल जी सके, उस पर आज चर्चा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर रजत हूँ, मैं बच्चों का हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ हूँ, और मैंने जो है बच्चों की हड्डी से रिलेटेड जो भी समस्या है उस पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आज एनुअल 7th ऑर्थो फिजियोकॉन मीट हो रही है। ऑर्थो फिजियोकॉन मतलब यहाँ पे सारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आए हुए हैं, और जयपुर से, राजस्थान से, कई इंडिया से भी आए हुए हैं। ये बहुत ही एक सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ये बता रहे हैं कि किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, कौन से ऑपरेशंस होते हैं, उनका क्या क्या फिजियोथेरेपी होती है, ये डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अमित अग्रवाल है, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन गुप्ता आपको बताना चाहता हूं कि ये 7th रिलाइफ ऑर्थो फिजियोकॉन है। हर साल इस तरीके की कॉन्फ्रेंस एक नेशनल फिजियोथेरेपिस्ट की होती है, जो ये 7th फिजियोथेरेपिस्ट की कॉन्फ्रेंस है, और ये एक बहुत ही सफल आयोजन है, बहुत ही विशाल आयोजन है, और इसके अंदर लगभग 1,500 के आसपास फिजियोथेरेपिस्ट आज भाग ले रहे हैं, पूरे प्रदेश से और प्रदेश के बाहर से भी। और बहुत ही इंफॉर्मेटिव कॉन्फ्रेंस है जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, प्रैक्टिशनर्स भी हैं, एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, जो सीनियर्स हैं वो अपनी नॉलेज इसमें जूनियर्स के साथ शेयर करेंगे और बहुत कुछ ऐसा सिखाने की कोशिश करेंगे जूनियर्स को जिससे कि सोसाइटी को इन जनरल एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो। और सभी फिजियोथेरेपिस्ट इस कॉन्फ्रेंस में जो भाग ले रहे हैं सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं डॉक्टर सचिन गुप्ता सबको एक सवाल है, फिजियोथेरेपी जिस तरीके से जो समय के साथ में जो मूवमेंट चेंज हुए हैं उसमें किस तरह के एग्जाम्पल्स स्टूडेंट या मौजूद लोगों को दिए गए हैं? जी देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट में बहुत एडवांसेस हो रहे हैं और जो भी नई टेक्निक्स हैं, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं आज वो अभी अगर इन नई टेक्निक्स को समझेंगे तो आगे जाकर इनको प्रयोग कर पाएंगे। तो जो भी नई टेक्निक्स यूज़ करने वाले आज क्लिनिशियंस हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस इन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और इनको समझा रहे हैं, इनको पढ़ा रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि किस तरीके से एडवांसमेंट्स हुए हैं इस पद्धति में और किस तरीके से आगे और एडवांसमेंट्स होने की गुंजाइश है।
नमस्कार, मैं आप सभी लोगों का इस चौथी रीलाइफ ऑर्थो फिजियोकॉन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये एक इनिशिएटिव है हमारी ओर से ताकि लोग समझ पाएं कि सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स में सिर्फ सर्जरी नहीं होती है या दवाइयाँ नहीं होती है, फिजियोथेरेपी का बहुत मुख्य रोल होता है उसके अंदर। और सिर्फ सर्जरी ही नहीं, जो कंडीशंस ऑर्थोपेडिक्स हुई, न्यूरोलॉजी हुई, या जैसे सर अर्गोनॉमिक्स वगैरह के बारे में बता रहे थे, जो यदि आपको लगता है आपको कोई समस्या नहीं है तो भी आपको समस्याएं होती हैं शरीर के अंदर, जो एक बड़ा स्वरूप लेकर के कहीं ना कहीं उत्पन्न होती हैं बाद में, तो उन सब के लिए उन सब सवालों का एक जवाब है फिजियोथेरेपी। तो इसी चीज़ की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आज का एक इनिशिएटिव था। और आज हमारे पास जो है तकरीबन 1400-1500 के आसपास की जनसंख्या यहाँ पे एकत्रित हुई है। और यहाँ पे हम नई चर्चाएं कर रहे हैं, साइंटिफिक चर्चाएं कर रहे हैं, जो नए अपडेशन या इनोवेशन हो रहे हैं। तो ऐसे करके रिसर्च पेपर, शोध पत्र जो है, तकरीबन हमारे पास 60 शोध पत्र आए हैं आज की डेट में, तो जो कि हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जयपुर को देखते हुए। देखिए, ये रिलाइफ हॉस्पिटल और नव इंपीरियल हॉस्पिटल की तरफ से जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें देश से हमारे कई रिनोन्ड जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो अलग अलग देश के कोने से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जो नए एडवांस टेक्निक्स हैं जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हमें बता रहे हैं, और जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड उनके जो इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशंस हैं, उनके बारे में वो हमें ये चीज़ें हमें एक नॉलेज के रूप में हमें दे रहे हैं, जो कि यहाँ बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए और आने वाली पीढ़ी, इन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और सरकार से मेरी सर यही गुजारिश है कि फिजियोथेरेपी के बारे में, फिजियोथेरेपी की पोस्ट के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ा ध्यान दिया जाए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रघुनंदन चौधरी, राजस्थान फिजियोथेरेपी। वहीं जयपुर में शहर के टोंक रोड अग्रवाल समाज सेवा समिति की चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गई। चुनावी प्रक्रिया के तहत 20 दिसंबर को नामांकन वापसी की तारीख रखी है। इसी चुनाव ने कुल 36 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 31 का चयन होना था, किंतु नामांकन के आखिरी दिन 5 प्रत्याशियों ने सामाजिक नामांकन वापस लेकर निर्विरोध चुनाव प्रक्रिया का संपन्न करवाया, जिसके बाद बचे सभी 31 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। चुनाव अधिकारी और पूर्व पार्षद अशोक गर्ग ने बताया कि चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गए थे। इसके बाद चुने गए सभी 31 कार्यकारिणी सदस्यों में से अध्यक्ष पद का चुनाव रविवार को चुनाव समिति द्वारा संपन्न करवाया गया है और नए अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण संपन्न करवाया गया है। समाज में काम करते हुए समाज का एक ऐसा नहीं है जिसके मैंने कार्य नहीं किया हूँ, लेकिन समाज का और मेरा सौभाग्य है कि उनका इसमें मुझ पर इतना बड़ा, शायद बहुत वर्षों के बाद पहली बार समाज में बिना निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। मैं इस समाज में हमारी परिचय पुस्तिका को ऑनलाइन करना, वोटर ID कार्ड को ऑनलाइन करना, युवाओं को रोजगार देना और उसके साथ साथ वैवाहिक बच्चों की शादी वादी के लिए एक प्रोग्राम है, निश्चित रूप से तुरंत ही हम इस कार्य को करेंगे। और तीसरा, राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह से अग्रवालों को अवहेलना हो रही है, कम प्रतिनिधित्व लिया जाता है, टोंक रोड की प्रधान पंचायत अगर निर्णय लेगी तो अग्रवाल को ही टिकट मिलेगा। और ये पूरा अग्रवाल समाज, जिसमें लगभग 15,000 हमारे आजीवन सदस्य हैं और लगभग 200 कॉलोनियों के 6,000 परिवार यहाँ निवास करते हैं, और सारे एकजुटता के साथ अग्रवाल बंधु का राजनीतिक में हम सपोर्ट करेंगे। और राजनीतिक क्षेत्र में भी, पार्टी क्षेत्र में भी हम समाज को पूरे जयपुर के अंदर अपनी समाज, बड़े समाज से ज़्यादा ये एक्टिव है और इस समाज के निर्विरोध चुनाव होना अपने आप के अंदर दर्शाता है कि अब अग्रवाल हो चुके हैं, अब बटेंगे नहीं और कटेंगे नहीं। ये हमारे लिए ये नारा शुरू हो गया है। मैंने एक ही सबसे प्रार्थना की थी कि भाई समाज के चुनाव निर्विरोध होने चाहिए, और इन्होंने सबने मेरी बात रखी। कुल 36 फॉर्म आए थे, 5 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया, कहने से, समझाने से समाज का पैसा बचा, टाइम बचा। और एक जो हमेशा कटुता आती थी चुनाव होने के बाद में, उससे अभी समाज बचा रहेगा। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, आने वाले टाइम में ये समाज दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे। और मुकेश जी, आज से नहीं, मैं इनको 25 साल से देख रहा हूँ समाज के लिए, शुरू से लगे हुए हैं। और ऐसे व्यक्ति को काम मिला है, ऐसे व्यक्ति के कंधों पर काम डाला है कि भगवान करेगा कि समाज खूब आगे बढ़ेगा और खूब दिल से काम करेंगे। बस्सी से कबरजा देवगांव बस्सी सड़क मार्ग पर देर रात बाढ़ महादेवपुरा गांव के पास एक चलती हुई मारुति स्विफ्ट डिजायर कार में आग लग गई। गनीमत रही कि कार चालक की सूझबूझ से सवार लोगों ने कार से कूदकर जान बचाई।
कार चालक कैलाश मीणा ने बताया कि वो बस्सी से अपने गांव बगरिया जा रहा था। जैसे ही वो बाढ़ महादेवपुरा गांव के पास पहुंचा तो कार में अचानक धुआं उठने लगा और कुछ ही पल में आग में तब्दील हो गई। जब तक उन्हें कार में आग लगी दिखाई दी, उनके हाथ तक लपटें पहुंच चुकी थी। हालांकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से कार से निकलकर अपनी जान बचाई। भीलवाड़ा से खबर, जहां सनातन समाज सेवा समिति भीलवाड़ा के तत्वाधान में आयोजित वार्षिक उत्सव 2024 के अंतर्गत समाज के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रतनलाल सनाडे की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आजाद नगर स्थित छात्रावास भवन पर आज रक्तदान शिविर आयोजित हो रहा है। बड़ी संख्या में समाज के साथ ही अन्य व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वर्गीय श्रीमान रतनलाल जी साहब सनाडे, जो कि लंबे समय तक सनाट समाज के अध्यक्ष रहे, उनकी 15वीं पुण्यतिथि पर ये 11वीं बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बीच में कोरोना के कारण से इसमें थोड़ा सा गैप आ गया। वहीं भीलवाड़ा में क्रिश्चियन समुदाय के सबसे बड़े त्योहार क्रिसमस को लेकर बड़ा उत्साह है। प्रभु यीशु मसीहा के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इसके तहत भीलवाड़ा शहर के नगर निगम टाउन हॉल में भीलवाड़ा के क्रिश्चियन समाज द्वारा कंटाटा सर्विस का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा में लगातार 30 सालों से कंटाटा सर्विस का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत भीलवाड़ा जिले भर में क्रिश्चियन समाज लोग और चर्च के सदस्य और फादर एक जगह इकट्ठा होते हैं और सामूहिक रूप से गीत, भजन आदि प्रस्तुतियां देकर प्रभु यीशु मसीहा के जन्म की खुशियां मनाते हैं। 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन क्रिसमस को लेकर भीलवाड़ा शहर के सभी 12 चर्चों में भारी उत्साह है। सभी चर्चों के सदस्य क्रिसमस की तैयारियों में जुट गए हैं, बाजारों में अपनी खरीदारी कर रहे हैं। चर्चों में अलग अलग तरह के प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को लेकर प्रोग्राम चल रहे हैं। कैरोल सिंगिंग के द्वारा शहर के सभी चर्च अपनी अपनी अलग अलग टोलियां बनाकर मसीह परिवारों में जाकर क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। झालावाड़ से खबर, जहां राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ में संचालित विभिन्न प्रकाशनों में से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निभाने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना के सत्र 2024-25 के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तृतीय दिवस का शुभारंभ मुंडेरी गांव में हुआ। दिवस के प्रथम सत्र में समस्त स्वयंसेवक व स्वयं सेविकाओं ने सामूहिक ईश वंदना योग व्यायाम करते हुए गायत्री मंत्र के ओमकार व उच्चारण का सर्वधर्म से लोक मंगल की कामना भी की। रुदावल से खबर, जहां बयाना स्टेट हाईवे पर गांव जरील में आईवा ट्रक की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर पत्थर डालकर जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास किए। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में विशेष जगह पर ट्रैक्टर की टक्कर से एक महिला की मौत हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार गांव जरीला निवासी 44 वर्षीय मोइन देवी जाटव रुदावल हनुमान मंदिर पर गौशाला में मजदूरी का कार्य करती है। शाम करीब 6 बजे सड़क पार करते समय हाईवा ट्रक ने महिला को रौंद दिया, जिसमें मोइन देवी की मौके पर मौत हो गई। सूरतगढ़ से खबर, जहां एक नशे के विरुद्ध अभियान को लेकर सैकड़ों युवाओं ने टैगोर कॉलेज में रखे कार्यक्रम में भाग लिया। टैगोर कॉलेज से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक मशाल जुलूस भी निकाला गया। वहीं नशे के विरुद्ध अभियान के संयोजक अभिषेक चौधरी ने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास भी किया। चौमेला से खबर, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ के निर्देश अनुसार 22 दिसंबर 2024 को तालुका विधिक सेवा समिति चौमेला में बैच अध्यक्ष न्यायाधीश राजपाल मीणा की अध्यक्षता में बैच सदस्य उपखंड अधिकारी छत्रपाल चौधरी की सदस्यता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। सर्वप्रथम न्यायालय में मां सरस्वती की दीप प्रज्वलित कर किया गया। उक्त लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से ज्यादा राजीनामा योग्य फौजदारी, दीवानी, वैवाहिक विवाद, वसूली, बैंक और विद्युत विभाग और BSNL के लिटिगेशन आदि प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया।
राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर।